हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। दिस इज क्लास नंबर 10। इससे पहले 9 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही है यहाँ पर। तो ये जो कंप्लीट प्लेलिस्ट ये जो कंप्लीट सीरीज है इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्लासेस को देख लेना, सभी क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते कंटिन्यू करते हैं। और दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। एंड गाइज आप हमें इंस्टाग्राम पे यूजीसी नेट मेंटर के नाम से फॉलो कर सकते हो। साथ ही आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। ओके सो गाइस, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसको आपको पढ़ना है, अपने मन में सोचना कि राइट आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हैजार्ड इज नॉट हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक खतरा जल मौसम विज्ञान नहीं है? ऐसा खतरा, ऐसा प्राकृतिक खतरा, ऐसे नेचुरल हैजर्ड जो कि आपका जल मौसम विज्ञान से नहीं है। सो यहाँ पे आपको पता है कि जो स्नो एवलांचे आता है वो आपका नेचुरल हैजर्ड है जो कि हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल की वजह से होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन भी होता है और सुनामी भी होता है। सी इरोजन जो है वो आपका एक तरीके से नेचुरल हैजर्ड तो नहीं है एटलीस्ट, है ना। तो इसको यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपके हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजर्ड होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सी इरोजन आपको पता है क्या होता है, जैसे आपके यहाँ पर समुद्र है, इसके आसपास का जो इलाका है ये जो है पानी की वजह से थोड़ा थोड़ा कटता रहता है, कट कट के जो है पानी इसमें गिरता रहता है। इसी को हम सी इरोजन कहते हैं। लॉस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैंड और द लॉन्ग टर्म रिमूवल ऑफ सेडिमेंट एंड रॉक अलॉन्ग विद कोस्ट लाइन ड्यू टू द एक्शन ऑफ वेव्स। तो जो पानी की तरंगे आती हैं यहाँ पर, ये टकरा टकरा करके इनको काटती रहती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सी इरोजन कहते हैं। और जहां तक बात है हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजर्ड की, तो गाइस ये क्या होते हैं? द हैजर्ड यू कैन थिंक ऑफ आर ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसे कि टाइफून हो गया आपका, हरिकेन्स हो गए, थंडरस्टॉर्म हो गया आपका। थंडरस्टॉर्म को समझते हो ना, मतलब जो उसको गरज कहते हैं ना, जिसमें बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, बादल में बिजली चमकती है। और हेलस्टॉर्म हो गया आपका, टोर्नेडोज हो गए, ब्लिजार्ड हो गए, हैवी स्नोफॉल, एवलांचे, कोस्टल स्टॉर्म सर्ज, फ्लड हो गया आपका इंक्लूडिंग फ्लैश फ्लड हो गया, ड्राउट भी इसी का पार्ट है, हीट वेव आती है, कोल्ड स्पेल्स आते हैं। तो ये जो है आपके मौसम की वजह से जो खतरे बनते हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा गाइस आपको अगर स्नो एवलांचे नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो पहाड़ी होती है बर्फ के जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, इसके ऊपर अचानक से जब बर्फ गिरने लग जाती है ऊपर से बहुत सारी टुकड़ों में, या फिर एक तरीके से जब ज़्यादा वजन हो जाता है पहाड़ी के ऊपर तो फिर गिरने लग जाती है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? स्नो एवलांचे। ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको पता होगा कि जैसे समुद्री इलाके में हवा चलती इस तरीके से घुंघरालू घुंघरालू, तो वहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से जो पानी है वो इस तरीके से बवंडर का रूप ले लेता है। तो ये भी क्या एक हैजर्ड है जिसकी वजह से अगर कोई नाव या फिर कोई जहाज पानी का जहाज इसकी चपेट में आ गया तो वो डूब सकता है। सो यहाँ पर आपने देख लिया अभी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, जो मैं भी बता रहा था। सुनामी आपको पहले से पता है, स्नो एवलांचे भी मैंने आपको बता दिया। तो ये जो है सभी नेचुरल हैजर्ड हैं जो कि आते हैं हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल मौसम मतलब जल मौसम विभाग विज्ञान की वजह से, और जो सी इरोजन है वो इसकी वजह से एक नेचुरल हैजर्ड नहीं होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व बाय फोकसिंग ऑन। क्या बोला जा रहा है कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करके सर्वोत्तम रूप से पूरा किया जाता है। तो क्या पूरा किया जाता है? कल्चरल प्रैक्टिस प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, या नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट लेट डाउन बाय द सोशल ग्रुप, कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज, या फिर रिलीजियस एंड मोरल प्रैक्टिसेस एंड इंस्ट्रक्शंस। तो जो वैल्यू एजुकेशन इसका पर्पस क्या है ताकि बेस्ट सर्व किया जा सके, किन चीजों को ध्यान में रख करके? रिलीजियस एंड मोरल प्रैक्टिसेस को। तो गाइस देखिए, वैल्यू एजुकेशन में आपको पहले एक्सप्लेन किया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था वैल्यू एजुकेशन। आई थिंक आप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीरीज थी हमारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज अभी तक नहीं देखा तो देख लेना। जितने भी आपके पेपर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको मैंने कवर किया था। ये प्लेलिस्ट जो है आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो। वहाँ पर मैंने वैल्यू एजुकेशन को काफी डिटेल में डिस्कस किया था और बताया था कि किस तरह की क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में बन सकते हैं। सो वैल्यू एजुकेशन का मतलब ही होता है मोरल प्रैक्टिसेस करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो रिलीजियस एंड मोरल प्रैक्टिसेस एंड इंस्ट्रक्शंस। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या होती है? इट एम्स एट ट्रेनिंग द स्टूडेंट टू फेस द आउटर वर्ल्ड, बाहरी दुनिया से उसको फेस करना सिखाना है हमें, विद द राइट एटीट्यूड एंड वैल्यूज, अच्छे आदतों के साथ, सही दृष्टिकोण के साथ वो दुनिया के साथ जो है व्यवहार करे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट। इट इंक्लूड्स कैरेक्टर डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सिटीजनशिप डेवलपमेंट एंड
स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि दिस इज द ओवरऑल डेवलपमेंट। सिर्फ डिग्री पास कर लेने से, एग्जाम पास कर लेने से आपका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता, आपको बाकी चीज़ें भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी हो, आपकी सिटीजनशिप अच्छी हो, आप स्पिरिचुअल अच्छे हो, तो इन सब चीज़ों का भी आपके अंदर डेवलपमेंट होना जरूरी है, जो कि वैल्यू एजुकेशन के अंदर आपको इन चीज़ों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस, शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली कारकों में से एक किससे संबंधित है। तो गाइस यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम और एजुकेशनल सिस्टम। तो गाइस देखिए, अगर हम बात करें इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग की, ज्यादातर क्वेश्चन इस पे बनते हैं, या तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे बनेगा या फिर इफेक्टिव टीचिंग पे बनेगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं एग्जाम में, और दोबारा से आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर गाइस एजुकेशनल सिस्टम जितना अच्छा होगा उतना ही ज्यादा हमारी टीचिंग ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगी। एजुकेशनल सिस्टम का मतलब आपको पता ही है कि ओवरऑल सिस्टम, जैसे कि हमको क्या सिलेबस में पढ़ाना है, क्या किस तरीके से आपको पढ़ाना है, ग्रेडिंग आपको किस तरीके से दी जानी है, किस तरीके से आपका इवैल्यूएशन किया जाना है, ये कंप्लीट आपका एजुकेशनल सिस्टम बनाता है। और अगर ये अच्छा है तो डेफिनेटली टीचिंग भी अच्छी इफेक्टिव तरीके से की जा सकेगी। तो इससे जो है आपस में रिलेशनशिप बनता है इन दोनों का आपस में। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो सीखना है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, सही बात बोली जा रही है। रीजन क्या है इसका, लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक विद द लाइफ प्रोसेस। उपयोगी होने के लिए सीखना जीवन प्रक्रियाओं से जुड़ा होना चाहिए। सो गाइस यहाँ पर देखिए, जो आपकी पहली लाइन वो तो सही बात बोली जा रही है, और जो सेकंड है लर्निंग टू बी यूजफुल, अगर आपकी जो लर्निंग है वो आपके लिए यूजफुल हो, इसकी तो इसलिए जो है आपकी जो लर्निंग है वो लिंक होनी चाहिए आपके लाइफ प्रोसेस से। मतलब जीवन जो आपकी प्रक्रिया, जिस तरीके से आप जीवन जीते हो या जीने वाले हो, इन चीज़ों से जो है आपकी लर्निंग कहीं ना कहीं लिंक होनी चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाओगे। तो कहने की बात सही बोली जा रही है, बिकॉज क्योंकि जो आपकी लर्निंग है ना, आप ये मत समझना कि सिर्फ ग्रेजुएशन कर लेना लर्निंग हो जाएगा, नहीं। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मतलब अगर आप 60 साल के हो चुके हो तब भी अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो जिससे आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी या कुछ अच्छा कर लोगे अपनी लाइफ में, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर हम बात करें लर्निंग की, तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसी वजह से जो है इसका लिंक होना जरूरी है लाइफ प्रोसेस से। सो दोनों जो है यहाँ पर सही बोल रहे हैं, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लेके आता हूँ, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज इन टर्म्स ऑफ। क्या बोला जा रहा है कि शिक्षण की प्रभावशीलता को संदर्भ में आंका जाना चाहिए। तो जो हमारी इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग होती है वो किस तरीके से जज की जा सकती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप जो मेरी ये टीचिंग है वो किस तरीके से जज की जाएगी कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या खराब पढ़ा रहा हूँ, किस तरीके से जज की जाएगी, किस बेस पे जज की जाएगी। कोर्स कवरेज, क्या मैं कंप्लीट कोर्स कवर कर दूं तो क्या मैं अच्छा टीचर कहलाऊंगा। आप बताओ, खुद सोच के बताओ। अब आप लोग ना अपने मन में सोचो, और सोचो कि भाई अच्छा टीचर कौन होता है जिसकी टीचिंग जो है बहुत इफेक्टिव मानी जाती है। क्या कोर्स कवरेज कर देना, कोर्स कंप्लीट कवर करवा दूं अगर मैं, तो क्या मैं अच्छा टीचर कहलाऊंगा? नहीं। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, क्या जो अगर मैंने स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है, छात्रों की रुचि में बना के रखता हूँ अपनी टीचिंग में, तो क्या मैं अच्छा टीचर कहलाऊंगा? नहीं। देखिए अच्छी बात है, कोर्स कवरेज करा दिया, बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट इंटरेस्ट बना के रखेगा आपकी क्लास में, बहुत अच्छी बात है। और यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, अगर मैं क्लासरूम में टीचिंग एड्स का यूज करता हूँ, लाइक मैं शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करता हूँ। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एवलांचे दिखाया कि किस तरीके से होता है, मैंने आपको साइक्लोन दिखाया जो आपका पानी में आता है। इसके अलावा मैंने आपको जो सी इरोजन होता है जो समुद्र की वजह से, समुद्र के किनारे जो है वो हल्के हल्के कटते रहते हैं, मैंने वो भी आपको पिक्चर डाल के दिखाई ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। इसी को कहते हैं टीचिंग एड्स। मतलब मैं यहाँ पर अपनी टीचिंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए आपको पिक्चर वगैरह, डायग्राम वगैरह दिखा रहा हूँ। कभी कुछ भी ऐसी चीज मैं यूज करता हूँ जिससे मेरी टीचिंग और इफेक्टिव हो जाती है, इसको हम टीचिंग एड्स के नाम से जानते हैं। मतलब कोई भी ऐसी हेल्पिंग टूल्स वगैरह हो गए जिसको मैं यूज कर सकता हूँ जिससे मेरी टीचिंग और इफेक्टिव हो जाएगी, तो वो टीचिंग एड्स के अंदर आ जाते हैं, है ना। तो गाइस क्या मैं टीचिंग एड्स करूँ, अगर मैं यूज करता हूँ तो क्या मैं एक बहुत अच्छा टीचर कहलाऊंगा? तो अच्छी बात है यूज करना, लेकिन इससे हम ये जज नहीं कर सकते कि मेरी टीचिंग इफेक्टिव थी। इफेक्टिव किस बेस पे जज करेंगे हम? लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट के बेस पे, कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ गया मेरा पढ़ाया हुआ, इसका मतलब मैंने बहुत इफेक्टिव तरीके से टीचिंग करी है। और यहाँ पर मैं, अब देखना, सुनना ध्यान से, चाहे मैं कंप्लीट कोर्स कवर कर दूं लेकिन आपको समझ में नहीं आया, आपको समझ में नहीं आया, मैंने कोर्स कवर कर दिया और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या पढ़ाया, तो क्या मेरी टीचिंग इफेक्टिव रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी, है ना।
स्टूडेंट ने इंटरेस्ट बना के रखा पूरी क्लास में, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो क्या टीचिंग इफेक्टिव है? बिल्कुल नहीं है ना। यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन क्लासरूम, मैंने क्लासरूम के अंदर बहुत सारी टीचिंग एड्स यूज करी जिससे आपको समझने में आसानी हो, लेकिन फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आया, तो क्या टीचिंग इफेक्टिव है? बिल्कुल नहीं। लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम बहुत अच्छा है, छात्रों की सीखने का जो परिणाम है बहुत अच्छा निकला, तो अगर ये अचीव हो जाता है इसका मतलब जो मेरी टीचिंग थी बहुत इफेक्टिव थी, तभी स्टूडेंट्स जो है इजीली चीज़ों को समझ पाए और चीज़ों को सीख पाए कि मैंने क्या पढ़ाया। समझ में आ गया गाइज? तो आप भी इस चीज़ को ध्यान रखिए, जब आप लोग आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो आपका जो मेन गोल होना चाहिए दैट इज की टफ से टफ चीज़ों को ईजी बनाया जाए। जिस दिन आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे उस दिन स्टूडेंट आपके फैन हो जाएंगे। जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ाता था, मतलब अभी जब मैं अपने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, लास्ट 3 साल मैंने कॉलेज में टीचिंग करी है, तो गाइज तब मैं अकाउंट्स पढ़ाया करता था, फाइनेंस पढ़ाया करता था, तो इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह भी आया करते थे, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता था। अब इसके अकाउंटिंग के अंदर तो अकाउंटिंग रेशियोज बहुत सारे होते हैं, तो मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करते हुए बच्चों को सिखाया, कुछ ऐसी कहानियां बना करके सिखाया जिससे स्टूडेंट्स जो है आपस में रिलेट कर सकें, सभी पॉइंट्स और याद रहें उनको कि सर ने 3 रेशियो समझाए थे, तीनों उनको रेशियो याद रहे। तो इस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करता था जिससे बच्चों को लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहें और प्लस उनको चीज़ें समझ में आए। एक्चुअल में टीचिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब स्टूडेंट्स को एक्चुअल में समझ में आए कि पढ़ाया क्या जा रहा है। तो टफ से टफ चीज़ों को अगर एक इंसान ईजी बना लेता है और स्टूडेंट्स को कन्वे कर देता है, समझ में आ जाता है बच्चों को, तो इसका मतलब है कि टीचिंग बहुत ही इफेक्टिव थी और ऐसी टीचर जो है अब स्टूडेंट्स के फेवरेट बन जाते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइस आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करके बताया करो कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं, है ना। तो इससे जब आप लोग कमेंट करते हो तो हमारा भी मोटिवेशनल लेवल बना रहता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा गाइज अगर आपने यूजीसी नेट मेंटोर में तुक्का कैसे लगाया जाए वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली सर्च करना है यूट्यूब पर यूजीसी नेट मेंटोर लिखना, आगे लिख देना तुक्का, ऐसे लिख देना। जब ये लिखोगे तो तुक्का लगाने वाली वीडियो आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं एग्जाम में, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना, बिकॉज इस वीडियो से आपकी काफी हेल्प हो जाएगी कि एग्जाम में तुक्का कैसे लगाया जाता है और कई बार कम नॉलेज के साथ भी आप अच्छे से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। ये इस तरह की जो चीजें मैंने उस वाली क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। ठीक है। सो गाइस अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है। जो स्टूडेंट्स दिसंबर वाले सेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो 6 मंथ या 12 मंथ का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ अगर आप अभी से स्टार्ट कर लोगे तो आपके एग्जाम तक दिसंबर जनवरी तक आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो जाएगी। और क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा होता है, पेपर 1 में 10 यूनिट्स, पेपर 2 में 10 यूनिट्स, मतलब 20 यूनिट्स का सिलेबस काफी बड़ा सिलेबस होता है, तो आपको काफी टाइम रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो 6 मंथ जो है अगर आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे अभी से आज से ही, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। एग्जाम तक आप जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर कर लोगे, तब तक आप 2-3 बार रिवाइज भी कर चुके होंगे, तो चीजें जो है काफी आपके लिए ईजी हो चुकी होंगी। मैंने खुद सभी टॉपिक को कवर किया, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग आप देखेंगे एक टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर ऐसी टेस्ट मैंने मॉक टेस्ट बना के डाले हुए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, तो मॉक टेस्ट आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आपके क्रैश कोर्स में मॉक टेस्ट रहेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे हर एक टॉपिक के लेक्चर्स रहेंगे, यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी रहेंगे जिसको आप डाउनलोड करके खुद भी बाद में रिवाइज कर सकते हो। तो ये जो चीजें आपको क्रैश कोर्स में अवेलेबल करवाई जा रही है। पेपर 1 अभी अवेलेबल हो चुका है, कॉमर्स भी हो चुका है, मैनेजमेंट जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में कंटेंट को कवर किया हुआ है। एनटीए के जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से चीजों को कवर किया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। 95 मॉक टेस्ट ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी अवेलेबल है। सो गाइज आप इस ऐप को जरूर से जरूर इंस्टॉल करें, एक बार खुद से एक्सप्लोर करें। और गाइज अभी तक हमें फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर तो फॉलो कर लेना यूजीसी नेट मेंटर के नाम से। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आपको मैं अपडेट देता रहता हूँ। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। शेयर कर दो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी फ्रेंड्स के ग्रुप हैं आपके सभी ग्रुप में आप शेयर कर दिया करो वीडियोस को, ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी भला हो जाए, उनको भी क्वेश्चंस पता चले कि इस तरीके के क्वेश्चन हमें करने होते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर किया करो सभी फ्रेंड्स के ग्रुप में, ठीक है। सो बस गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।